नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं दोस्तों विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन, जिसमें हम लोग जुलाई की मंथली मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने नेशनल यानी कि पॉलिटिक्स सेगमेंट को कवर किया, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट को कवर कर लिया है। और आज के हम क्लास में कवर करेंगे एनवायरनमेंट के सेगमेंट को। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को अभी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सेगमेंट की अभी जो है कि कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने उसे होल्ड किया है। क्योंकि आप लोगों को भी ये पता है, मई और जून साथ ही साथ जुलाई की जो भी आपने अभी तक क्लासेस देखी होंगी, उसके आधार पे आपको ये पता चल गया होगा कि मैं क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। यानी कि भले 2 दिन लेट हो जाए क्लासेस, लेकिन मैं तैयारी इस तरीके से करता हूँ कि ताकि आपको बताने में और समझाने में आसानी रहे, और अपने जो भी अनुभव है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, ताकि आपको विज़न आईएएस की जो कठिन लगती है मैगज़ीन, वो बहुत ही ईजी वे में तैयार हो जाए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है मई के करंट अफेयर्स की जो भी 13-14 लेक्चर हैं, उसी तरीके से जून के भी 13 से 14 लेक्चर हैं। लेकिन जुलाई के लेक्चर से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको कवर करता था, 5 से 6 सेगमेंट, लेकिन अब सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एनवायरनमेंट के सीधे टॉपिक से चलते हैं। और आज की हम क्लास में एनवायरनमेंट के जो बड़े बड़े मेंस और प्रीलिम्स के लिए टॉपिक होते हैं, लगभग 10 टॉपिक को आज की हम क्लास में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे दोस्तों, कि अगर चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस चीज़ को फिर भूल जाते हैं बाद में। और मैं वादा करता हूं कि आपको इसके सिवाय किसी और भी चैनल पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। और साथ ही साथ घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन भी चल रहा है, उसकी भी क्लासेज हम लोग चला रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और आरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जीएस वर्ल्ड, ध्येय आईएएस और पीसीएस मंत्रा, उन सभी को भी विजिट करते रहिएगा। तो टॉपिक है हमारा पहला एनवायरनमेंट में जैव विविधता संशोधन विधेयक। और आपको पता होगा, इससे पहले जो जैव विविधता अधिनियम था, वो कौन सा अधिनियम हम लोग स्टडी करते थे दोस्तों, तो वो हमारा अधिनियम होता था 2002 का। तो अब 2002 वाले अधिनियम में ही संशोधन किया जा रहा है, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों ने जैव विविधता अधिनियम जो संशोधन विधेयक है उसको पारित कर दिया गया है। हालांकि अभी राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर नहीं मिली है, लेकिन 2002 में संशोधन कर रहा है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि 2002 वाले में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इसे चेंजेस करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सीबीडी अर्थात संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, सीबीडी 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में यह मदद करने के लिए लागू किया गया था जैव विविधता अधिनियम 2002, जिसे मुख्य रूप से वो 3 उद्देश्यों को पूरा करता था। एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा जैव विविधता के घटकों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना था, और तीसरा इससे होने वाले जो भी लाभ थे उसे निष्पक्ष रूप से न्यायसंगत आधार पे सभी देशों के साथ साझा करना था। किसके साथ? सभी देशों के साथ या सभी हितधारकों के साथ। साथ ही साथ इस अधिनियम में, किसमें? 2002 के अधिनियम में 3 स्तर की विनियामकी व्यवस्था का प्रावधान था, यानी कि 3 स्तर की रेगुलेटरीज बॉडी भी हुआ करती थी। एक थी एनबीए, यानी कि राष्ट्र स्तर पे नेशनल बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती थी। दूसरी एसएसबी, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी बोर्ड नहीं है, एसएसबी का मतलब होता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, जो कि राज्य स्तर पे काम करता था। वहीं स्थानीय स्तर मतलब कि लोकल बॉडी के स्तर पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक होती थी, बीएमसी। तो ये 2002 के अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे 3 संस्थाएं यानी कि 3 स्तर पे रेगुलेट किया जाता था, और जिसके माध्यम से जैव विविधता के उपयोग से प्राप्त लाभों को निम्नलिखित रूप में साझा करने की जिम्मेदारी होती थी। जैसे मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करिए, या बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करिए, या फिर प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण करके। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सीबीडी है क्या, इसकी शुरुआत कब की गई। तो देखिए, यूएन सीबीडी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि यूएन सीबीडी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर लिख दिया जाता है कि ये बाध्यकारी है या नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ही नियम हैं, 5 से 6, जिनको आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, जो बाध्यकारी हैं। अदरवाइज बहुत सारे कानून बनते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन वो किसी देश के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। 1992 में इसको 3 लक्ष्यों के साथ तैयार किया गया था। पहला कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, दूसरा इनके घटकों का संधारणीय उपयोग करना है, अर्थात ऐसा उपयोग करना है कि आगे की भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही मात्रा में उपलब्ध रहे जितना वर्तमान मात्रा में। साथ ही साथ आनुवंशिक संसाधनों से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसे उचित और न्यायसंगत रूप से साझा किया जाएगा सभी सदस्य देशों के साथ।
और इसमें 196 देश शामिल है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। और भारत ने भी इसके बदले में क्या किया है, सभी तीनों प्रोटोकॉलों की पुष्टि की है इसके अंतर्गत। जैसे लाभ को साझा करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को भी पुष्टि कर दिया, जैव सुरक्षा संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल की भी पुष्टि की है, वहीं लायबिलिटी से संबंधित नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स पे भी सिग्नेचर किए हैं। तो भारत ने सिग्नेचर करने के साथ साथ इन तीनों की ही पुष्टि भी की है, जो कि सीबीडी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम और भी काम को देखें तो सीबीडी की एक हेड बॉडी होती है, जिसकी कॉप जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत सभी स्तरों की जैव विविधता को शामिल किया जाता है। फिर चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र हो या प्रजातियों की विविधता या आनुवंशिक संसाधन, किसी भी प्रकार की विविधता होती है जैव विविधता, तो उन सभी को शामिल करके उन सभी पे चर्चा की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि सीबीडी क्या है, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है या यूं कहें कि सेक्रेटरीट, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में स्थापित है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम लोग कवर कर रहे थे। क्या कवर कर रहे थे, तो इसको हम लोग देखते हैं कि विधेयक का क्या महत्व है। ये जो 2002 का जो विधेयक है दोस्तों, इसका क्या महत्व है, क्यों इसको चेंज किया जा रहा है। तो इससे पहले इसके महत्व को समझ लेते हैं जूम करके। यहाँ लिखा जा रहा है, यह औषधि पादपों की खेती को प्रोत्साहित करके वन्य औषधि पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। यानी जो भी आपके जो मेडिकल ट्री है, यानी मेडिकल प्लांट जिनसे हम औषधि पादप होती है, उनकी खेती को हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे जो जंगलों की औषधि पादप है उसके दबाव को हम कम कर सकेंगे। जंगल क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिनकी जनजातियों को विशेष जानकारी होती है दवाओं से संबंधित। आप अक्सर चाइना की पिक्चरें देखिए, कोरियन मूवीज़ देखिए या ट्राइबल मूवीज़ देखेंगे, तो वहाँ पे वो इलाज के लिए क्या करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपनी उन्हीं चीज़ों के द्वारा इलाज करते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है। तो इससे क्या होगा, हम औषधि पादपों की अगर हम खेती करें तो इन पर दबाव कम हो सकेगा। अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, इन सभी की ट्रैकिंग को तीव्र बनाया जाता है, यानी कि सुविधाजनक बनाता है। और इसी के साथ साथ वो क्या करता है, इसी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोलता है। यानी एफडीआई भी अधिक से अधिक होती है, लेकिन किसी भी मतलब कह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में नेशनल इंटरेस्ट अर्थात राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाता है। तो अब जरा हम बात करते हैं कि जैव विविधता अधिनियम में जो समझौते हुए हैं, यानी कि जो परिवर्तन किए गए, वो किन स्तरों पे हमें देखने हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 है और यहाँ देख पा रहे होंगे जैव विविधता अधिनियम 2023 है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो छूट के दायरे में जो वृद्धि की गई है नए वाले संशोधन में, तो पहले हम पढ़ेंगे कि जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना या उसे सूचित करना अनिवार्य होता था 2002 के अधिनियम में। अब क्या किया गया कि पंजीकृत आयुष जो चिकित्सक होंगे, स्थानीय लोग होंगे और समुदायों को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अगर जैविक संसाधनों का उपयोग करना है वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, तो इस एसएसबी को पहले सूचित करने से छूट प्रदान करता है कि अब आपको कोई भी एसएसबी मतलब हो गया स्टेट लेवल पे, जो राज्य स्तर पे जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है उसको सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आईपीआर की मंजूरी की बात करें तो पहले क्या होता था कि आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए से मंजूरी लेनी पड़ती थी। एनबीए का मतलब हो गया नेशनल स्तर पे, बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे होती थी। तो आप जो है कि पहले अगर आईपीआर के लिए आवेदन भी करते थे ना, तो पहले एनबीए से मंजूरी लेते थे। लेकिन अब जो नया प्रावधान आया है उसमें कहा जा रहा है कि आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी पड़ेगी, न कि आवेदन करने के लिए। यानी आप आवेदन चाहे जितने भी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब भी आईपीआर आपको प्रदान किया जाएगा उससे पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये आईपीआर आपको कौन प्रदान कर रहा था, एसएसबी प्रदान कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि आवेदन से पहले ही आवेदन आप करो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएसबी अब एनबीए से मंजूरी लेगी इस स्तर पे कि हम इस व्यक्ति को आईपीआर दे दें या न दे दें। मतलब प्रदान करने पे आ गया, आवेदन की जो प्रतिबद्धता थी, जटिलता थी, उसे समाप्त किया गया। लाभ साझा करने के स्तर पे अगर हम बात करें तो 2002 का अधिनियम कहता है कि जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदायों के साथ साथ लाभ साझा करना अनिवार्य है। इस स्तर पे मैं कहूँगा कि 2023 वाले अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया वो सही नहीं है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो जैविक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के निकट कौन रहता है, स्थानीय समुदाय रहता है, उसे उस चीज़ों के ज्ञान ज़्यादा होते हैं। आप मान लीजिए कभी
नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जाइए, आप वहाँ पे कई सारी वनस्पतियाँ देखेंगे, बहुत नेचुरल जो है कि वहाँ पे फिनोमेना है, नेचर देखेंगे। तो आपको उन वनस्पतियों का औषधि गुण नहीं पता, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं, स्थानीय समुदाय है, उन्हें उन वनस्पतियों के उपयोग करने के बारे में पता है कि वो किन बीमारियों के इलाज के लिए। तो भाई उनकी नॉलेज के आधार पे आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन आप क्या करो, रिवॉर्ड ना देके नए नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट दी जा रही है। यानी आपका मन हो तो स्थानीय समुदाय के साथ लाभ साझा करिए और नहीं तो मत करिए। तो भाई कौन व्यक्ति चाहता है कि अपने प्रॉफिट को शेयर करूं मैं किसी और के साथ? नहीं करेगा, इससे स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि 2023 वाले अधिनियम में बेहतर संशोधन नहीं किया गया लाभ साझा करने के स्तर पे। अपराध के स्तर पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अपराधों के मामले में 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों होता था 2002 के अधिनियम में। लेकिन अब क्या किया गया है, इसे गैर आपराधिक बना दिया गया, यानी किसी को भी 5 वर्ष या किसी वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि कारावास की जगह इस पे अब जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अगर आपने एक बार उल्लंघन किया तो 1 से 50 लाख तक का जुर्माना होगा, अगर बार बार उल्लंघन कर रहा होगा तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ये भी मेरे नज़रिए से गलत है, हो सकता है आपके लिहाज से सही हो, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण ना करके इसका दोहन बहुत ही बेहद बेतहाशा होने लगेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है कि वो करोड़ों रुपए जुर्माने भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी। दूसरी चीज, एनबीए का विस्तार किया जा रहा है, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, इसमें अध्यक्ष के अलावा 10 पदेन सदस्य होते थे, लेकिन अब 16 पदेन सदस्य होंगे। राज्य के स्तर से 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे और जैव विविधता संरक्षण का अनुभव रखने वाला एक सदस्य सचिव होगा, जो एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी भी यानी कोऑर्डिनेशन अधिकारी भी कहलाएगा। तो ये 2002 और 2003 में कुछ बेसिक प्रावधान हैं जो आपने देखे होंगे, जो चेंजेस हुए हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि विधेयक से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, चिंताएं भी हैं, जैसे संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान की परिभाषा में अस्पष्टता। जैसे 2023 के जो नया संशोधन किया गया, उसमें एक वर्ड यूज किया गया, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब भाई ट्रेडिशनल नॉलेज आप किसे कहेंगे? क्या आज़ादी से पहले की जो भी नॉलेज थे उसे हम ट्रेडिशनल कहेंगे, या हमारे जो पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में, महाकाव्यों में, क्या आप उसे जो है कि पारंपरिक ज्ञान कहेंगे, या जंगलों में रहने वाली जनजातियों के पास जो ज्ञान है उसे जनजाति पारंपरिक ज्ञान कहेंगे? परंपरा की कोई परिभाषा तो नहीं होती ना दोस्तों। आज का दिन बीत गया और आज के दिन से पहले जितनी भी घटनाएं घटी उनमें बहुत सारी चीज़ें परंपरागत हो जाती हैं, क्योंकि आने वाले समय के साथ चीज़ों का स्वरूप बदलता है और उनको परंपरागत और आधुनिक के सांचे में ढालना शुरू कर दिया जाता है। भाई आज हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, आगे 100 साल बाद आगे की जो जनरेशन होगी वो हमें क्या कहेगी? परंपरागत ही तो कहेगी, क्योंकि हम 100 साल पीछे हैं उससे। लेकिन आज अगर हम बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं, तो 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले। तो परंपरागत जो ज्ञान है उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो सीबीडी के नागोया और कार्टेजना प्रोटोकॉल में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसको लेके विवाद की स्थिति हो सकती है। लाभ साझाकरण संबंधी निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों की भूमिका में कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी 2023 के एक्ट में यही पढ़ा हमने कि भाई लाभ साझा करने में छूट दी जा रही है कि आपका मन करे तो स्थानीय निकायों के साथ या स्थानीय समुदायों के साथ आप जो लाभ साझा कर सकते तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। तो ये भी एक उनके साथ जो है कि क्या होगा, एक तरीके से शोषण होगा कि उनसे नॉलेज तो ले ली जाएगी लेकिन लाभ साझा नहीं होगा। अपराधों और जुर्माने से जुड़ी चिंताएं, कानूनी मार्गदर्शक की दिक्कत होगी। दूसरी चीज, आपने जब कारावास की प्रतिबद्धता को खत्म कर दिया, केवल रुपयों में आपने जुर्माना लगा दिया, तो हम और आप तो एक नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, क्या हम पेटेंट लेने की बात करेंगे? पेटेंट लेने की बात सिंपली कौन करता है? जो कोई इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, या जो बड़ी पार्टी होती है, या जिसके पास पैसा होता है, या जो बिजनेस सेक्टर में है। तो उनके पास इतना पैसा तो रहता है दोस्तों कि वो जुर्माना भरने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इस वजह से बार बार वो क्या करेंगे, जुर्माने और अपराधों की प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे, जिससे यह व्यवस्था चरमरा जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां अब पूर्व मंजूरी लेने या लाभों को साझा करने की अनिवार्यता से बच सकती हैं। पहले क्या होता था कि एनबीए से आपको पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको एनबीए से कोई भी पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे अधिकांश आयुष कंपनियां जो है कि इसका शोषण करेंगी। विदेशी प्रबंधन वाली भारत में पंजीकृत कंपनियां भी इसका दुरुपयोग करेंगी। तो ये एक चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं जो 2023 के अधिनियम से संबंधित हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में 2002 के कंपैरिजन में 2023 में क्या क्या चेंजेस किए गए, वहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं।
तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर यहाँ तक आपने पहला टॉपिक सुन लिया है और आपको लगता है कि इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपकी यूपीएससी 2024 और पीसीएस 2024 को टारगेट करके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ बस प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को रख सकें और मैं उस क्वेरी पे चर्चा कर सकूँ आपसे। साथ ही साथ चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, 15 मिनट की क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अब इसको, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको पूरे यूट्यूब पर हिंदी मीडियम करंट अफेयर्स के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, या तो पूरी की पूरी मैगजीन को बस पढ़ रहे हैं। पढ़ना होता है दोस्तों, आप लोग खुद पढ़ सकते हो, इतने समझदार हो कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो। या कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, हिंदी में डिक्टेट तो कर रहे हैं लेकिन मैगजीन फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की, जिससे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ग्लैंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने अनुभवों के साथ, मेरे पास भी सिविल सर्विसेज का एक लंबा अनुभव है, उन अनुभवों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को मैं कैसे पढ़ता था, तो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं, अब आते हैं टॉपिक पे। अगला टॉपिक है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण, जिसको इंग्लिश में मैं बार बार पीपीवी और एफआर शॉर्ट में बोलूँगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट, मतलब कि जो भी पौधे की किस्म होती है, प्लांट की वैरायटीज़ होती हैं, उनका संरक्षण करने के साथ साथ किसानों का भी एक अधिकार संरक्षण होता है जो आईपीआर के अंतर्गत आता है। तो क्या है मामला, सुर्खियों में क्यों है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया हाउस जो होल्डिंग्स होती है, इसके द्वारा एक दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। क्यों इसने खारिज कर दिया, क्या मामला था? क्योंकि 2021 में पीपीवी और एफआर यानी कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया कि आलू की एक किस्म जिसका नाम क्या, FL2027 के लिए पेप्सिको को मिले आईपीआर पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। और इसी के खिलाफ पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसकी वजह से उसे भी खारिज कर दिया गया। तो पूरा मुकदमा क्या था, पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों जो है कि इसने अपनी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। क्योंकि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स कहती है कि FL2027 को पेप्सिको ने अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत 2009 में प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से क्या होता है, किसानों की आय भी दुगनी की जाती है और किसान को किसी भी प्रकार की आगतों को लगाने के लिए, इनपुट्स को लगाने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता है, तो किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट होती है। वहीं पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। लेकिन 2019 में पेप्सिको ने यह क्लेम किया कि गुजरात के कुछ किसान हैं जो इस पंजीकृत आलू की किस्म को अवैध रूप से उगा रहे हैं, यानी उसके लिए जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पेप्सिको को नहीं दे रहे हैं, और ना ही पेप्सिको इंडिया होल्डिंग से इन्होंने कोई परमिशन ली, क्योंकि उस पर हमारा पेटेंट है। तो ये आईपीआर का उल्लंघन हो रहा है और इसी की वजह से ये मुकदमा दायर किया गया था। हालांकि 2021 में पंजीकरण को रद्द भी कर दिया गया इस संस्था के द्वारा, और इसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया पेप्सिको ने, वो भी याचिका उनकी खारिज कर दी गई। तो अब आपको मामला समझ में आ गया होगा कि क्या मामला है। तो जरा देख लेते हैं इस अधिनियम के बारे में, जिस अधिनियम के तहत इस आलू को रजिस्टर्ड किया गया था, पंजीकृत किया गया था। तो इसमें कानून का निर्माण की बात करें तो 2001 में ट्रिप्स, जो कि WTO के अंतर्गत आता है, ट्रिप्स और ट्रिम्स के समझौते के अनुच्छेद 27(3)B के तहत बनाया गया इसको, जो अधिनियम 2001 हम पढ़ रहे हैं। और इसके तहत नई किस्मों के संरक्षण, जो कि पौधों की कोई नई किस्म होती थी, इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के उद्देश्यों के अनुरूप है। और ये एकमात्र दुनिया का एकमात्र आईपीआर कानून है जो पौधों के ब्रीडर्स के साथ साथ किसानों को भी आईपीआर प्रदान करता है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। अब पौधों के ब्रीडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो उस पौधों से संबंधित जानकारी को कलेक्ट करके एक नए प्रकार की किस्म को पैदा करते हैं। तो पेप्सिको यहाँ पे क्या हो गई, पेप्सिको एक क्या हो गई, ब्रीडर्स होगी ना, क्योंकि उसने आलू की एक नई किस्म जिसका नाम क्या है, FL2027, इसको जो है कि पैदा किया। नॉर्मली हम लोग आलू खाते हैं, पहाड़ी आलू, GM आलू, तमाम अलग अलग तरीके के आलू खाते हैं, लेकिन उसमें एक आलू ये था FL2027 2027। इसको जो है कि इन्होंने पैदा किया एक नए तरीके से, बीजों के जो भी म्यूटेशन कराया, कॉम्बिनेशन कराया, वो बायोलॉजी का पार्ट है, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इससे संबंधित ये बात थी। लेकिन ये जो अधिनियम बनाया गया तो इसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था इसका कि पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को भी मान्यता दी जाएगी, कृषिगत विकास में तेजी की जाएगी भारत में, और पौधों के ब्रीडर्स के अधिकारों की रक्षा करना
और बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना, क्योंकि बीज उद्योग काफ़ी महंगा है भारत में, स्पेशली उन बीजों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, उनकी लागत बहुत अधिक होती है, महंगे होते हैं वो, तो इनको भी जो है कि सुगम बनाया जाए। और इसमें संरक्षण की अवधि की बात करेंगे, कितने साल का इसमें प्रोटेक्शन राइट मिलता है, तो वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष का मिलता है, अन्य फसलों के मामले में 15 वर्ष का, और पहले से मौजूद किस्मों के लिए 15 वर्ष का प्रोटेक्शन दिया जाता है। संस्थान और प्राधिकरण की बात करेंगे अगर हम, तो पौधा किस्म संरक्षण अपीली अधिकरण जो कि पीवी पैट, यह अधिकरण 1 वर्ष के भीतर अपील का निपटारा करेगा और इसके निर्णयों को हम हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जो कि PPVFR अथॉरिटी, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया था, जिसमें क्या मुख्य रूप से काम करेंगे, तो पौधे की नई किस्म का पंजीकरण करेंगे। जैसे इन्होंने FL 2027 का पंजीकरण किया, बाद में इसे रद्द कर दिया 2021 में। नई किस्मों के विकास को, व्यवसायीकरण को सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम जरा देख लेते हैं कि यह अधिनियम जो 2001 का अधिनियम है, जो अभी हमने पढ़ा कि PPV और FR फार्मर राइट जो किसानों के अधिकार हैं, इसके तहत क्या क्या बातें हैं। तो एक तो पादप के ब्रीडर के अधिकार होंगे, शोधकर्ताओं के अधिकार होंगे और किसानों के अधिकार। तो तीनों के अधिकार अलग अलग हैं। जैसे ब्रीडर के पास संरक्षित किस्मों के उत्पादन करने, बिक्री, मार्केटिंग, वितरण, आयात, निर्यात, इन सभी का विशेषाधिकार होता है। वहीं शोधकर्ताओं का क्या है कि यह प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर शोधकर्ता और पादप ब्रीडर में अंतर क्या है। तो देखिए, कंपनी एक होती है जिसको हमने कहा कि पेप्सिको जो कंपनी थी, अभी हम पढ़ रहे हैं पेप्सिको के बारे में, जो होल्डिंग्स वाली कंपनी है, ये ब्रीडर्स हो जाएगी क्योंकि ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन क्या कंपनी के मालिक रिसर्च कर रहे हैं? नहीं। रिसर्च कौन कर रहा है? लैब में जो एक्सपर्ट होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं एक नई किस्म को। तो उनका भी तो कहीं ना कहीं अपना मानसिक ज्ञान है, कहीं ना कहीं उनकी भी तो ब्रेन नॉलेज का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्हें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। इन सभी के अलावा किसानों के लिए भी अधिकार है कि किसान के पास नई किस्म को पंजीकृत करने और संरक्षित करने का भी अधिकार है। मान लीजिए किसान ने कोई नई किस्म पैदा कर दी अचानक से, तो ये जो अधिनियम 2001 का है, यह किसानों को क्या करता है, संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों को बेचने का अधिकार नहीं है। ये बात जरूर कहता है कि अगर किसी भी कंपनी के द्वारा उसे IPR ले लिया गया है तो आप उस पर जो है कि उसे बेचो मत। और यही बात थी कि गुजरात में क्या कर रहे थे, कुछ किसान उसे अवैध रूप से उगा रहे थे। लेकिन किसी भी किस्म के बीजों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो या नुकसान की स्थिति हो जाएगी तो किसानों को मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि मामला क्या था भाई, FL 2027। तो यहाँ से आपने देखा कि ये एकमात्र ऐसा IPR कानून है पूरी दुनिया में जो किसानों को भी अधिकार प्रदान करता है, ब्रीडर्स को भी करता है, शोधकर्ताओं को भी करता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताएं हैं। पहली चीज़ कि बीजों तक सीमित पहुंच, क्योंकि ब्रीडर को दिए गए अधिकारों की वजह से पेटेंट वाले बीज महंगे हो जाते हैं और आम जनता तक यानी आम किसान तक इसकी पहुंच नहीं होती, स्पेशली लघु और सीमांत किसान। और भारत में आपको पता है कि लगभग 90% प्लस जो हमारे यहाँ किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, जिनके पास बहुत कम भूमि है, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के आसपास भूमि है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ते उन्हें। हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को प्राथमिकता दी जाती है आनुवंशिक संसाधनों के रूप में, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। लागू करने में चुनौती, यानी इस जो अधिनियम है इसको लागू करने में जैसे जागरूकता का अभाव है, संसाधनों, बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों के कारण इस कानून को हम प्रभावी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वहीं बायो पायरेसी संबंधी चिंता है कि स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के लिए उचित मुआवजा न देकर उनका शोषण किया जाए। अब जैसे आपको अभी मैंने बताया इससे पहले वाले टॉपिक में, जो अभी आपने जैव विविधता अधिनियम पढ़ा कि 2023 में क्या किया गया, स्थानीय समुदायों के साथ आप चाहे तो लाभ को साझा करिए या मत करिए, जबकि 2002 वाले में क्या था, अनिवार्य था। भाई किसी भी प्रकार की जो नई जानकारी होती है, नया किस्म होता है, उसमें पारंपरिक ज्ञान शामिल होता है। और वो पारंपरिक ज्ञान किसी नए वैज्ञानिक को या आज के दौर के वैज्ञानिक जो किताब पढ़ के पैदा कर लें वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान अनुभवों से आता है, एक लंबे समय से, जो स्थानीय समुदायों को पता होता है। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि कई बार आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आपके बाबा ये कहते थे, आपके नाना जी इसका प्रयोग करते थे। तो ये पारंपरिक ज्ञान है जो परंपराओं से विरासत में हमें मिलता चला रहा है। तो इस स्थानीय समुदायों से हमने जानकारी तो ले ली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को हमने जानकारी शेयर कर दी, लेकिन उसके बदले ना उनको मुआवजा दिया गया, उल्टा उनका शोषण किया जा रहा है।
तो ये भी एक बायोपायरेसी संबंधी चिंताएं बनी रह सकती हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी कहानी। और जरा एक छोटा सा अंतर देख लेते हैं, पेटेंट और पीपीवी एफआर अधिनियम में क्या अंतर है। तो पेटेंट की बात करेंगे तो ये मुख्यतः इंडस्ट्री के उपयोग से संबंधित डिवाइसेस के लिए यानी वस्तुओं के लिए दिया जाता है। स्पेशली ये किसी देश की सरकार द्वारा आविष्कारक और आविष्कारक द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है एक निश्चित समय के लिए, और इसमें लाभ साझा करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। जबकि जो किसान अधिनियम है ये वाला किसान अधिकारों का, इसमें पादप ब्रीडर्स को आईपीआर प्रदान किया जाता है। उस पादप किस्म की ब्रीडिंग या विकास किया है जिसने किसानों, ब्रीडर्स और शोधकर्ताओं को भी अधिकार प्रदान किया जाता है, जो कि दुनिया का एकमात्र आईपीआर कानून है जो किसानों के लिए भी बात रखता है। और इसमें लाभ को साझा करने, किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान शामिल है कि अगर आप लाभ को साझा नहीं करो तो आप किसानों को मुआवजा दो। तो पेटेंट और पीपीवी एफआर में यही एक बेसिक अंतर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से इस बार मैं अभी लिख के देता हूं, यूपी आरओ एआरओ में प्रश्न आएगा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 में प्रश्न आएगा और यूपीएससी 2024 में भी प्रश्न आएगा। प्रश्नों का नेचर अलग अलग हो सकता है, किसी में फैक्चुअल होगा, किसी में कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन ये तो दो टॉपिक में जो अभी पढ़ाऊंगा, बाघ संरक्षण पे, टाइगर कंजर्वेशन पे, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। ये लिख के ले लीजिए अभी से आप। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और आप लोगों को भी उतनी ही तल्लीनता के साथ मन लगा के आपको सुनना है, क्योंकि आप लोगों के जो बहुत सारे सपोर्टिव कमेंट्स आते हैं हमें कि सर बहुत अच्छी तरीके से आप स्टडी करा रहे हैं या चैनल जो है कि नहीं मिल पा रहा था अच्छी विजन आईएएस का, तो वो हम ग्लैंस एकेडमी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर किया करिए, सपोर्ट किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, ताकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इस समय सारे काम को छोड़ के अभी आपके लिए ही क्लास बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हमें समझ नहीं आ रही है तो क्या मंथली मैगजीन को छोड़ दें। तो बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। जो आपकी फेवरेट मैगजीन है उससे हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, और आप उसे मेरे साथ कवर कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है अगला, भारत में बाघ संरक्षण। तो पहला हम इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे, 5.3 का 1 पार्ट है कि बाघ की स्थिति पर रिपोर्ट आई हुई है, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। बात करेंगे एनटीसीए की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है भारत में बाघ, सपरभक्षी और शिकार की स्थिति 2022। तो बात करेंगे जरा कि क्या क्या जो है कि इसमें प्रमुख बातें लिखी गई। तो इस पे जो प्रमुख बातें लिखी गई उस पर चर्चा अगर हम लोग कर लेते हैं, तो सबसे पहले भू क्षेत्र पे इन्होंने बात की है कि कुल 53 टाइगर रिजर्व जो हमारे भारत में मौजूद है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.3% भूभाग में फैले हैं। अब आपको ये मैं बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 32,87,263। तो ये जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है और ये किलोमीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भारत का ये क्षेत्रफल आप यहाँ से देख रहे हैं, चलिए यहाँ से देख लीजिए आप, ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, किलोमीटर की दूरी नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो हमारा भारत है चतुष्कोणीय फॉर्म में, इसका पूरा क्षेत्रफल है। और इस पूरे क्षेत्रफल का 2.3% पे 53 टाइगर रिजर्व हमारे मौजूद है। पहली रिपोर्ट ये दे दी गई। अब आपसे ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। वहीं कहा गया है कि दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उनका 75% तो भारत में ही रहते हैं, और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को मजबूत करने की भी आवश्यकता है कि जिनमें से 35% टाइगर रिजर्व में तत्काल सुरक्षा उपाय लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो 100% मान लीजिए अगर हम 53 की बात करें तो उसमें से 35% टाइगर, 35 टाइगर रिजर्व नहीं, 35%, इट मीन्स कि ये मान के चलिए कि 1/3 की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि 17, 18 या 15, 16 टाइगर रिजर्व में तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है। और साथ ही साथ अब हम आगे कुछ आंकड़ों को यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बताया जा रहा है कि बाघों की जो उच्चतम सीमा है वो कितनी हो, जो उच्चतम अनुमानित सीमा है कि 3,925, और साथ ही साथ जो औसत संख्या वो 3682 है। तो ये माना गया है कि 2018 में जो 2967 टाइगर थे, मतलब बाघ थे, वो अब 2022 में कितने हो गए, 3682 हो गए। तो अभी तक आप लोग जो आंकड़ा याद करके रखते थे ना दोस्तों कि 2018 में 2967 हमारे बाघ हैं, तो अब इस आंकड़े को याद कर लीजिए, नया आंकड़ा आ गया है 3682। कितने हैं 2022 के अंतर्गत हमारे भारत में कितने बाघ हैं आज की डेट में, 3682। लेकिन यहाँ पे आप क्रम की बात करेंगे टाइगर स्टेट के रूप में कि सबसे अधिक कौन से राज्य जहाँ पे टाइगर पाए जा रहे हैं, तो ये वही पुराना रिकॉर्ड है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे उत्तराखंड।
और यूपी कौन से नंबर पे, ये आपको कमेंट करना है। हालांकि मध्य प्रदेश में 526 से 785 हो गए, कर्नाटक में 524 से 563 हो गए, उत्तराखंड में 442 से 560 हो गए हैं। तो ये 3 स्तर की वृद्धि भी आपको देखनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि बाघों की न्यूनतम संख्या में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी बाघ नहीं है, न 2018 में थे न 2022 में है। ध्यान देने वाली बात है कि नागालैंड और मिजोरम दोनों ही आपके म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जहाँ पर न तो 2018 में कोई बाघ थे न 2022 में कोई बाघ है। तो इन दोनों को याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से क्षेत्र हैं। अच्छा, अब एक और आंकड़ा दिया है रिपोर्ट में कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कौन से टाइगर रिजर्व में है। तो देखिए, वैसे तो अभी आपने पढ़ा कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो बाघ है वो एमपी में है टोटल, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर टाइगर रिजर्व की बात करें कि जो 53 टाइगर रिजर्व है उनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे अधिक बाघ हैं, तो 231 से बढ़ के 260 हो गए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का। दूसरे नंबर पर आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसमें 126 से बढ़ के 150 हो गए। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने एमपी को बताया, तो मेरे दोस्तों एमपी की हमने टोटल संख्या को बताया था कि यहाँ पे जो टाइगर की संख्या वो बढ़ गई है, लेकिन किसी एक टाइगर रिजर्व में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नंबर 1 पे है। और वहीं अगर हम बात करें बाघ विहीन रिजर्व, दंपा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवाल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा और सह्याद्री महाराष्ट्र, तो ये टाइगर रिजर्व वाले भी जो है कि मतलब कि बाघ विहीन टाइगर रिजर्व है। लेकिन अगर बाघ विहीन स्टेट की बात करें तो मैंने आपको बताया नागालैंड और कौन सा मिजोरम है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। तो चलिए और आगे की जानकारी को हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं जरा कि बाघों की जो गणना होती है ना उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। 3 प्रकार की। एक सबसे फेमस है एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एक तो इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा जाता है स्टेट पीसेस में कि एम स्ट्रिप किससे संबंधित है। वहीं कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ जो तीसरा कि जहाँ पे कैमरे की ट्रैपिंग को हम नहीं यूज कर सकते वहाँ पे मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग किया जाता है, यानी इनका जो मल होता है जहाँ पे वो पॉटी करते हैं उससे डीएनए इकट्ठा करके पता लगाया जाता है कि ये टाइगर कहाँ का है और किस क्षेत्र का है। तो डीएनए टेस्टिंग प्रोफाइल भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये तो हो गई आंकड़े किससे समय कि जनसंख्या कितनी है टाइगरों की। लेकिन अब एक और इसी का छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, जिसको हम लोग मी बोलेंगे, MEE, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। तो NTCA के द्वारा भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का ये 5वां चक्र पर फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 5वां चक्र था ये पहली बार। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और ये टाइगर रिजर्व के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और साथ ही साथ इसे कौन ऑपरेट कर रहा है, तो NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो वर्ल्ड वाइल्ड जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, तो 3 स्तर पे काम करता है। एक तो डिज़ाइन प्लानिंग के स्तर पे, पर्याप्तता उपयुक्तता के स्तर पे और आपूर्ति। जैसे अगर हम बात करें डिज़ाइन के स्तर पे तो हम ये डिज़ाइन करते हैं कि स्थिति क्या है और खतरे अभी हमें कहाँ पर है इसके मामले में। तो फिर बात आती है प्लानिंग के स्तर। प्लानिंग के स्तर बात आती है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा हम क्या करें इसके लिए। फिर इनपुट के आधार पे कि हमें किसकी आवश्यकता है और प्रक्रिया कि हम इसका कैसा मैनेजमेंट करेंगे। परिणाम में हमें उपलब्धि क्या प्राप्त हुई और हमने क्या किया, कौन से उत्पाद और सेवाएं उत्पादित की गई हैं। अगर हम इसी के दृष्टिकोण की बात करें कि ये क्या बेनिफिट देता है, तो समझिएगा ये जो मैनेजमेंट होता है इफेक्टिव इवैल्यूएशन, पहली चीज़ कि ये प्रबंधन के लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण को सक्षम करता है, उसका समर्थन करता है मैनेजमेंट को लेकर, प्रभावी संसाधन आवंटन में सहायता करता है, साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह समुदाय को शामिल करने, सहभागिता बढ़ाने में भी सहायता देता है और संरक्षित क्षेत्रों जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसकी वैल्यूज़ को भी बढ़ाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अब हम बात करें कि मी है क्या। भाई हम तब से देख रहे हैं मी, आखिर ये मी है क्या दोस्तों। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, यानी प्रोटेक्टेड जो एरियाज हैं, और इसके तहत यह भी पता लगाया जाता है कि क्या संरक्षित क्षेत्र अपने मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 3 मुख्य विषयों को दर्शाया जाता है। पहला, किसी विशेष स्थल और संरक्षित क्षेत्र की स्थिति और दोनों से डिजाइन से जुड़ी समस्या, उस पर बात होगी। प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। वहीं संरक्षित क्षेत्र के उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति क्या है, जिसके मूल्यांकन का मतलब मूल्यों का संरक्षण भी शामिल है।
यहाँ पर एक प्रीलिम्स के लिए दो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। पहली तो ये कि इस चक्र में 51 टाइगर रिजर्व्स का मूल्यांकन किया गया। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 2। तो वो 2 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं जिनको इस बार शामिल नहीं किया गया? एक तो रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान का है, दूसरा रानीपुर जो कि आपके यूपी के चित्रकूट में स्थित है। इन दोनों को वर्तमान चक्र में शामिल नहीं किया गया। और दूसरा जो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करने वाले टाइगर रिजर्व का जो दर्जा दिया गया वो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस में ही पूछ लिया जाएगा कि भाई सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करने वाले टाइगर रिजर्व कौन से। साथ ही साथ 51 टाइगर रिजर्व को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें 12 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जो एक्सीलेंट वर्क कर रहे थे और 21 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जो वेरी गुड लेवल पर थे, 13 टाइगर रिजर्व गुड लेवल पर थे और 5 जो टाइगर रिजर्व थे वो फेयर यानी संतोषजनक स्थिति में थे। इसमें मुख्य संकेतक के रूप में जो वर्तमान चक्र था, इसमें कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक और जानकारी आपको लेनी चाहिए जो कि होगी आपके प्रीलिम्स रिलेटेड, कि आपको पता होना चाहिए कि केंद्र ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। इन दोनों का विलय कर दिया है दोस्तों। तो इन दोनों का विलय कर दिया गया है और अब पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इन दोनों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नया विभाग बना दिया गया, नया एक ऑफिस बना दिया गया, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होंगे, अब यही जो है कि इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से नेतृत्व प्रदान करेंगे और दोनों संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को तर्कसंगत बनाया जाएगा, यही इसका मोटिव था। तो 1973 और 1992 इन दोनों ही प्रोजेक्ट को कंपाइल कर दिया गया। इससे महत्व क्या पैदा होगा इसका कि दोनों प्रजातियों के संरक्षण को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, दोनों परियोजनाओं के प्रशासन और कुशल व्यवस्थित हो सकेगी, दोनों प्रजातियों का समान पर्यावास है, मतलब कि जिस जंगल में आपको हाथी देखने को मिलेगा उसी जंगल में आपको बाघ भी देखने को मिलेंगे। तो जब हमें एक ही जंगल में दोनों प्रजातियों को फिर अलग अलग करके क्यों हम ऑपरेट करें या अलग अलग क्यों कंजर्व करें, एक ही साथ सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। तो ये भी एक एकीकृत दृष्टिकोण पैदा करेगा। लेकिन वही बात हो जाएगी कि चैलेंजेस के रूप में आप देखेंगे दोनों प्रजातियों के संरक्षण की चुनौतियां और प्रकृति अलग अलग है। पहली चीज, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि हाथी क्या है दोस्तों, शाकाहारी है पहली चीज, और बाघ क्या है, मांसाहारी है। ये बाघ क्या होते हैं, मांसाहारी है। तो शाकाहारी जीव यानी शाकाहारी जो जंतु है उसकी सुरक्षा प्रणाली, उसकी प्रक्रिया, उसके खान पान, रहन सहन की पद्धति अलग है। वहीं ये दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे चलता है, झुंड में चलता है, जबकि बाघ झुंड में न चल के बहुत तेज दौड़ते हैं। इनको दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए और मांसाहारी होने की वजह से इनको भोजन की व्यवस्था भी करानी पड़ती है। तो इन दोनों अलग अलग संस्थाओं में प्रमुखों की आवश्यकता होती है। तो ये एक चुनौती हो सकती है कि एक ही व्यक्ति दोनों लेवल पर कैसे काम करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो देखते हैं आगे परिणाम क्या निकलेगा इसका। तो जब इस पर रिपोर्ट आएगी जब दोबारा, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करूंगा तब तक आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, और ग्लैंस एकेडमी को याद रखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहा करिए। तो अगला हमारा टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारा टॉपिक है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। तो अब बात आती है कि ये जो संशोधन हो रहा है ये अब किस में हो रहा है भाई, रोज ही रोज कोई ना कोई संशोधन हो ही रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों सदनों ने 2023 के विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन अभी राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति नहीं मिली है, यानी कि मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए अभी ये विधेयक के रूप में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है। पहली चीज आपको ये जानना चाहिए कि किसमें संशोधन करेगा, तो वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 है उसमें संशोधन किया जाएगा। और यहीं पर मैं आपको 3 अधिनियम बताता हूँ, यानी कि 3 अधिनियम। एक तो होता है 1972, एक होता है 1980 और एक होता है 1986। ये कई बार मिलान करने के लिए आता है। और एक होता है 2002। तो 1972 जो था वो वाइल्ड लाइफ के लिए था, यानी कि वन्य जीव के लिए था। और ये जो 1980 है ये फॉरेस्ट के लिए है, अर्थात जंगलों के लिए था। और जो 1986 है ये एनवायरनमेंट के लिए था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और जो 2002 के लिए था ये बायोडाइवर्सिटी के लिए था। तो ये चारों का ही मिलान करने को आ जाता है। तो 1972 और 80 में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि वन जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती का मतलब हो गया कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अगर जब कभी इन दोनों के कानून में टकराव पैदा हो जाएगा तो केंद्र के कानून को हम वरीयता
देंगे। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने इस पर क्या किया है, एक अधिनियम बनाने की कोशिश की है, मतलब कि 2000 जो 1980 का अधिनियम था उसको चेंज किया। तो 1980 अधिनियम था क्या, ये गैर वन्य उद्देश्यों के लिए वनों को काटने और वन भूमि के उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाता था। ये बात ही इंपॉर्टेंट है 2023 और 1980 के बीच में, यही डिफरेंशिएट करेगी, जिसको आगे हम समझेंगे। क्या कह रहा है, गैर वन्य उद्देश्यों के लिए आप वनों को काट सकते हो, वनों पे भूमि का उपयोग कर सकते हो, इस पे प्रतिबंध लगाता था 1980 कि आप अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो वन या वन से संबंधित नहीं है, वन के जीवों से संबंधित नहीं है, तो आप ना तो वन काट सकते हो ना आप भूमि काट सकते हो। अगर आपको जंगल का विस्तार करना है, किसी नए जीव जंतु के लिए पर्यावास बनाना है, जैविक संरक्षण बनाना है, तो आप जंगल को भी काट सकते हो और वन भूमि का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन गैर वन उद्देश्य से आप नहीं काट सकते। ये 1980 का नियम है। और आगे हम देखेंगे 2023 में क्या परिवर्तन किया गया इसको लेके, इसको याद रखिएगा इस बात को। लेकिन अब संशोधनों के बाद अब मूल अधिनियम को वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 के नाम से जाना जाएगा, यानी कि संरक्षण के साथ अब संवर्धन भी जोड़ा गया। वहीं यह विधेयक भारत को अपने वनावरण वृक्षावरण को बढ़ाने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और साथ ही साथ परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन अब बात करेंगे कि जो प्रमुख संशोधन हुए उस पर एक नज़र डालते हैं। जो 2023 में जो संशोधन किया गया है उस पर जरा हम एक नज़र डालते हैं। तो पहली चीज़ कि उसमें तार्किकता है कि नहीं। टी.एन. गोदावर्मन वाद 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद इस अधिनियम को लागू किया गया, या दूसरी भाषा में कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी कर दिया गया। प्रस्तावना की बात करेंगे तो एक प्रस्तावना भी शामिल की गई है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधी लक्ष्यों और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है, जैसे 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। हालांकि 2070 का ये जो टारगेट लिया गया था, ये COP26 के अंतर्गत मोदी जी ने पंचामृत रणनीति में ये बताया था। यानी कि पंचामृत रणनीति कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो यूके में आपका COP26 जब आयोजित हुआ था, तो मोदी जी ने वहाँ पे पंचामृत रणनीति के तहत इसको भी फ्रेम किया था। दायरे की बात करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित या अघोषित या अधिसूचित भूमि की बात हो रही है। 1980 या उसके बाद के सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि की बात हो रही होगी, और ऐसी भूमि इसमें शामिल नहीं है जिसे 1996 या उससे पहले वन या गैर वन उद्देश्य हेतु उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से परिवर्तित किया जा चुका है। इन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आएगा छूट प्राप्त या इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों की श्रेणी, जिसके बारे में अभी हम इन्फोग्राफिक्स में देखेंगे नीचे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जो भूमि इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई है, उस पर आप वृक्ष लगा सकते हो, वृक्षारोपण कर सकते हो, पुनर्वनीकरण करने की भी अनुमति दी गई है, जो इस अधिनियम के तहत शामिल नहीं है। वानिकी गतिविधियों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना। वानिकी का मतलब होता है जगह जगह पे पेड़ पौधे लगाना, फॉरेस्ट्री जिसे हम कहते हैं। इसके तहत आप संरक्षित क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी की स्थापना कर सकते हो, इको टूरिज्म की सुविधाओं को डेवलप कर सकते हो, वनस्पतियों को संवर्धित करने की गतिविधियां चला सकते हो, यानी कि प्लांटेशन को जो है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य गतिविधि कर सकते हो। वहीं वन भूमि के आवंटन और पट्टे में एक रूपता आ रही है कि राज्य सरकार को अब पट्टे के रूप में अन्य प्रकार से सरकारी संस्थाओं को वन भूमि में आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया, जबकि इससे पहले क्या था, केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं था 1980 में। लेकिन अब 2023 के अधिनियम में कहा गया कि अब मंजूरी लेना अनिवार्य है। तो इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की शक्तियों को भी जो है कि प्रतिबंधित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अभी हम समझेंगे इसके आगे बारे में, जब चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे कि क्या चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस के नोट्स कैसे बनाएं दोस्तों विजन आईएएस के। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाएंगे हमारे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप समय के साथ साथ हर महीने की मैगजीन पे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चलें। अब बात किया जा रहा है निम्नलिखित मामले में केंद्र सरकार को और अधिक अधिकार मिल गए। पहली, किसी भी सर्वेक्षण के लिए शर्तें और नियम निर्धारित करने का अधिकार अब मिल गया केंद्र सरकार को। छूट प्राप्त या इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों के लिए भी शर्तें और नियम यही बनाएंगे अब, और साथ ही साथ किसी भी सरकारी प्राधिकरण या संगठन को निर्देश भी जारी कर सकते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, जो वन की बात है ये तो संवर्ती सूची में, राज्य से भी परमिशन ले लेते थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, किन भूमियों को बाहर रखा गया 2023 के अधिनियम में,
कि भाई वो इसके अंतर्गत नहीं होंगी। तो दायरे से बाहर है, जैसे कि किसी बस्ती या रेलवे तक कनेक्टिविटी तथा सड़क या रेल के किनारे छोटी सुविधाओं समेत परियोजनाएं हो गई, राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत परियोजनाएं हो गई, सुरक्षा संबंधी अवसंरचना का निर्माण करने वाली परियोजनाएं, या रक्षा परियोजनाएं अर्धसैनिक बलों के लिए शिविर या सार्वजनिक उपयोगिता वाली परियोजनाएं। और छूट की सीमा वगैरह ये सारी चीज़ दी हुई है, जो कि कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रख के। अब इसी के आगे हम देखते हैं कि विधेयक को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उद्देश्य के विपरीत है। बहुत सारी गतिविधियां अब गैर वन उद्देश्यों के दायरे से बाहर कर दी गई हैं, जिससे क्या होगा, वन की कटाई को बढ़ावा मिलने लगेगा। जैसे ही कोई कंपनी या इंडस्ट्री वन को काटेगी तो ये कह देगी भाई ये तो गैर वन उद्देश्यों के अंतर्गत आती है, जो कि नए वाले अधिनियम में छूट है, इस पर तो हम कर सकते हैं, यानी वन की कटाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 1996 के निर्णय को, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसको अप्रभावी बना दिया गया कि गैर रिकॉर्डेड वनों को बाहर रख दिया गया। वन अधिकार अधिनियम अर्थात अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता 2006 पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे स्थानीय निकायों से अनुमति लेने से अब छूट मिल जाएगी। संघवाद के विरुद्ध है, क्योंकि अब भूमि पट्टे पर देने से पहले आपको केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा पहुंच सकता है, जैसे जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जंगलों को काटने की, तो बहुत बड़ा एक चैलेंजेस क्रिएट हो सकता है। वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन, प्राकृतिक वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं की भरपाई आप कृत्रिम रूप से वृक्षारोपण करके नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, बड़े स्तर पे वनों की कटाई कर दी। और ये तो आपको पता होगा कि किसी भी इंडस्ट्री को जब परमिशन मिलती है वनों की कटाई करने के लिए, तो सरकार पहले उनसे कहती है कि उससे कई गुना, लगभग 10 से 12 गुना आपको क्या करना है, वनों का जो है कि वृक्षारोपण करना है। अब आप बताइए, एक नेचुरल रूप से जो जंगल डेवलप हुआ है, क्या उसकी जगह कृत्रिम रूप से आप जगह जगह जो पेड़ लगा देंगे वो उसकी भरपाई कर लेगा? ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरी नहीं कर पाएगा। इकोसिस्टम की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, साथ ही साथ जैव विविधता की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से जो वन डेवलप होते हैं प्राकृतिक रूप से प्रकृति की गोद में, उनसे ज़्यादा जो है कि प्रोडक्टिविटी तैयार नहीं हो सकती कृत्रिम रूप से अगर वृक्षारोपण आप कर रहे हो। तो ये एक चैलेंजेस हो सकता है। तो ये वाले टॉपिक आपने कवर करिए। अब हम पढ़ेंगे ग्रैप। ग्रैप के बारे में जानते हैं, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम शॉर्ट में ग्रैप बोलते हैं। क्या है ग्रैप? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है एनसीआर, और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कि CAQM, इसको मैं आगे जो है कि फुल फॉर्म अभी बता दूंगा, या चलिए अभी बताता हूँ। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं, जो कि ने मौजूदा ग्रैप में संशोधन की घोषणा कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है, उसने ग्रैप में संशोधन करने की घोषणा कर दी है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रैप के बारे में। ग्रैप क्या करता है? दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर पे आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है, और इसने MC मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ग्रैप तैयार किया जाए। तो इस तरीके से ग्रैप को तैयार किया गया, और ग्रैप को पहली बार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जनवरी 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया है। और 2021 से ग्रैप को, जो ये आपने अभी पढ़ा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा लागू किया जा रहा है। अब इसे कौन लागू कर रहा है? तो 2021 से आपका ग्रैप को ये लागू कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रैप का महत्व क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकता है ये, तो पहला चीज़, ये पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बना सकता है। सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र जैसी कई एजेंसियों को एक साथ ला सकता है। जवाबदेही और समय सीमा तय करती है। दिल्ली में BS6 ईंधन मानकों को और नीतियों को लागू कर सकती है। सर्दियों के दौरान जो NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, और नागरिक चार्टर को भी लागू कर सकती है। तो ये इसका महत्व है। लेकिन अब हम आगे बात कर लेते जरा कि अक्टूबर 2022 से ग्रैप को वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर लागू किया जा रहा है, यानी कि 2022 से इसे लागू किया जा रहा है। और जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो प्रदूषक शामिल हैं मेन जैसे PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, PM मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और लेड सीसा। ये जो PM2.5 होते हैं दोस्तों, ये इतने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो आपको दिखेंगे ही नहीं आंखों से। और जो आपके नाक के जो छेद होते हैं ना, देखिए इस तरीके से मैं एक नाक बनाता हूँ छोटी सी, देखिए टेढ़ी नाक बन गई ना। चलिए मैं थोड़ा सा प्यारा सा नाक बनाता हूँ किसी का,
अब ये अपना इमेजिन कर लेना आप इस तरीके से। तो ये जो नासा क्षेत्र होता है और यहाँ पर आप देखोगे हर किसी के, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सभी के यहाँ पे कुछ बाल होते हैं थोड़े थोड़े नाकों में, ठीक है। इन बालों के माध्यम से ये डस्ट जो है कि क्या होती है, रुक जाती है। स्पेशली PM10 तो रुक जाती है, लेकिन PM2.5 ज़्यादा खतरनाक है। ये इससे भी छोटे होते हैं कि बालों से भी नहीं रुकते और ये सीधे घुस जाते हैं हमारे फेफड़ों में सांस की प्रक्रिया से। तो इन सभी को रोकने के लिए जो है कि ग्रैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो अब जरा हम बात करें कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 4 रैंकिंग होती है। एक तो होती है खराब, पुअर स्थिति, जो 201 से लेकर 300 तक, जिसके अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई कर सकती है ग्रैप कमीशन। पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों को लेकर जो है कि सख्ती कर सकती है, बंद कर देगी। होटल, रेस्तरां या खुले भोजनालय में केवल विद्युत या स्वच्छ ईंधन गैस प्रणाली उपयोग होनी चाहिए। 10 से 15 वर्ष पुराने जो है कि जितने भी डीजल पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाना चाहिए, इस पे फोकस कर सकती है। अब बहुत खराब वाली स्थिति में आगे बढ़ते हो 301 से 400, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आवासीय, कार्यालय प्रतिष्ठानों के सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर को व्यवस्थित कर सकती है। वहीं गंभीर स्थिति की बात करेंगे, 401 से 450 तक आती है। इसमें क्या कर सकती है, NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाले चौपहिए यानी कि 4 व्हीलर पे प्रतिबंध लगा सकती है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल बंद कर सकती है, ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी फिर। और अगर हम गंभीर प्लस में आ गए, ये तो गंभीर की स्थिति, अगर हम गंभीर प्लस में आते हैं जिसमें 450 प्लस अगर रैंकिंग होती है, तो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, CNG, BS6 डीजल से चलने वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत किसी भी हल्के मोटर वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इससे क्या होगा, जो दिल्ली से माल को सप्लाई किया जाता है, जो बड़े बड़े कंपनियों से, फर्म से निकलते हैं, वो चीज़ें बाधित हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि संशोधन की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या क्या संशोधन किया जाएगा। तो नियमों को लागू करने का जो समय निर्धारित किया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से ग्रैप को, तो इसको दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अभी पिछले ये जो ग्रैप का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आई थिंक 4 से 5 मिनट में आवाज़ बहुत नॉइजी होगी, इसमें पंखा चल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही होगी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया कि माइक पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है कि नहीं, वो बाय मिस्टेक ऑफ हो गया था। लेकिन अब आपको आवाज़ पूरी क्लियर आ रही होगी, जैसे हम लोग शुरू के 45 मिनट लेक्चर को डिस्कस किए। चलिए आगे देख लेते हैं। कम से कम 3 दिन पहले इसे लागू किया जा सकता है इमरजेंसी की कार्रवाई में, और कार्रवाई के साथ लागू किया जाएगा। और अतिरिक्त उपाय भी इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय। तो क्या कहता है प्लास्टिक पॉल्यूशन, भाई जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 देशों से कानूनी रूप से बाध्यकारी एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को साकार करने के लिए मिलकर काम करने हेतु आग्रह किया है। केवल अभी एक निवेदन किया है G20 के सभी देशों से। अब आप कहोगे सर कि अभी तो 9 से 10 सितंबर तो मीटिंग हुई थी, तो ये जुलाई की करंट अफेयर्स में टॉपिक कैसे आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुलाई की करंट अफेयर्स में इसलिए आया क्योंकि हम पिछले 1 साल से लगभग नवंबर के लास्ट से ही लगभग भारत में 200 मीटिंग्स अरेंज कर चुके हैं G20 के देश के स्तर पे। हर एक डिपार्टमेंट, कहीं पर्यावरण की मीटिंग, कहीं जो है कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग, कहीं विदेश मंत्रियों की, कहीं पर्यटन मंत्रियों की। तो सभी के द्वारा जो है कि मतलब मोदी जी के द्वारा हर जगह ये बार बार बयान रखा गया, या देश के जो बड़े इन्वेस्टर्स थे या CM जहाँ जहाँ पे ये मीटिंग्स हुई मुख्यमंत्री लोगों से, तो ये बार बार कहा गया कि हम क्यों ना सभी लोग मिलके पूरी दुनिया के मुख्य जो देश हैं वो प्लास्टिक प्रदूषण के निपटान करने के लिए, एक साकार करने के लिए एक काम किया जाए, मिलकर एक बाध्यकारी समझौता बनाया जाए, बाध्यकारी, जो सभी पे बाध्यकारी हो। तो बात करेंगे अन्य संबंधित तथ्य, जैसे स्विट्जरलैंड में स्थित एक रिसर्च कंसल्टेंसी है अर्थ एक्शन द्वारा 2023 में जारी किया गया प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। अब बात करते हैं ओवरशूट डे क्या होता है। तो पहले हम इसको समझते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 10 प्लास्टिक का आज प्रोडक्शन किया और आपने उसका निपटान कितना किया आज के दिन में, किसी भी अन्य प्रकार की प्लास्टिक को मात्र 2 प्लास्टिक का निपटान किया, तो इससे क्या मतलब हुआ कि 8 प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ गया, यानी 8 प्लास्टिक मार्केट में अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से आपने अभी इसका प्रबंधन नहीं किया। तो इसी को कहा था प्लास्टिक ओवरशूट डे, जो कि पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब दर्ज किया गया, 28 जुलाई 2023 पर। वहीं 6 जनवरी 2023 को भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया था। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जब पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया 28 जुलाई 2023 को, तो 6 जनवरी 2023 को कैसे भारत में प्लास्टिक ओवरशूट। तो यही आंकड़ा है दोस्तों, इसको मैंने भी सर्च किया, अभी तक कुछ क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना आप समझ गए कि ओवरशूट डे क्या होता है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। भारत उन 12 देशों में शामिल है जहाँ पे 12%
वो 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्टों के लिए जिम्मेदार हैं भारत देश, उसमें भारत भी शामिल है। अगर डेटा बैंक की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, यानी प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 12.3% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही रिसाइकल होता है और 98.55 अपशिष्ट का ठीक से प्रबंधन भी नहीं किया जाता है। तो ऐसा ये जो है कि रिपोर्ट में बताया गया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्लास्टिक प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है और उस पे अंकुश लगाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे प्रभाव के रूप में आप देखोगे तो जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो बिस्फेनॉल और फैथलेट्स जैसे उत्सर्जन होते हैं वायु में। माइक्रो प्लास्टिक जो समुद्र और ह्यूमन हेल्थ पे जो है कि गंभीर परिणाम डालते हैं। प्लास्टिक के जालों में बहुत सारे जीव फंस जाते हैं, समुद्री जीव, और पृथ्वी की भू सतह का भी क्षरण होता है जब ये खतरनाक रसायन क्या होते हैं जमीन के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन इस पे अंकुश लगाने के लिए जो भी पद्धति अपनाई जा रही है उसमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मुख्य रूप से क्योंकि अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, अपर्याप्त डेटा और रिपोर्टिंग की, पता ही नहीं है कि कितने क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग हो रहा है। एकल यूज वाली जो प्लास्टिक होती है इसको एक बार थोड़े समय के लिए उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद जो है कि इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाने लगा। नीतियों का सही से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं का व्यवहार भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आज भी आपको पता होगा दोस्तों कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में बैन कर दिया गया है। लेकिन कितने लोग हैं इसमें से सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट एरिया के लोग, या जो स्टूडेंट हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग घर से बाहर जब सब्जी लेने या कोई सामान जाते हैं तो अपने साथ बैग या थैला लेकर जाते हैं? नहीं जाते हैं। मजबूरन दुकान वाले को पन्नी में या प्लास्टिक में आपको सामान देना पड़ता है। अब आप चावल लेने जाओगे तो हाथ में तो देगा नहीं, वो प्लास्टिक में ही देगा। माना कि कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने का या कोई सामान लेने का जो आपको दे सकता है कि चल भाई अपना हाथ में ले जा, बिस्किट वगैरह, लेकिन चावल दाल आटा ये तो आपको पॉलिथीन में ही देगा। तो कम से कम इसके लिए आप थैला अगर यूज करेंगे तो शायद प्लास्टिक पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम हर छोटी चीज़ के लिए, सब्जी के लिए दोस्तों, तो आप चाहे कोई भी सब्जी खा रहे हो, उस सब्जी को खरीदने के लिए ठेले पर जाते हैं तो वो भी प्लास्टिक में देता है। तो ह्यूमन बिहेवियर भी एक चेंज करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी चैलेंजेस है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के ह्यूमन अगर सुधर जाए तो सोचिए 8 बिलियन जो संख्या है, 8 बिलियन, 8 अरब जिसे मैं कहूँ, वो एक झटके में प्लास्टिक के प्रदूषण को समाप्त कर सकता है। उपयुक्त विकल्पों का भी अभाव देखने को मिलता है। खैर ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम बात करेंगे कि कुछ नई नई पहल को भी शुरू किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 क्या कहता है ये? एकल यूज वाली प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब से लगाया गया दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2022 से ही लगा दिया गया है इतनी। और दूसरा, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई अब जो है कि 50 माइक्रोन से बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दी गई, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद ये 120 माइक्रोन कर दी गई। अब आप जितने भी मेगा शॉप में जाएंगे तो वाइट कलर की पॉलीथीन मिलती है, थोड़ी मोटी होती है, और उस पर देखेंगे किनारे ब्लू कलर से लिखा होता है कि अप टू, मतलब कि लगभग ओवर 121 माइक्रोन से ऊपर। कभी आप नोटिस करिएगा, मैंने ये कई बार नोटिस किया है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परिचित रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ विजन आईएएस की मैगजीन को, तो मुझे पता है। अगर अभी तक कभी नोटिस नहीं किया ना, तो जो मोटी वाली जो प्लास्टिक की पॉलीथीन मिलती है दुकानों में, स्पेशली मेगा शॉप में, तो वहाँ देखिएगा, वहाँ ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से छोटा छोटा प्रिंट रहता है, कंपनी ने प्रिंट किया रहता है। ये क्लेम करती है कि हम जो प्लास्टिक इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 120 माइक्रोन से ऊपर है। तो नोटिस करिएगा, मज़ा आएगा देख के कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है, कनेक्ट कर पाएंगे आप। और साथ ही साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का दिशा निर्देश भी लागू किया गया है। फिर आगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 भी एक लागू किया गया, जिसमें रिसाइकिल पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से प्लास्टिक को क्या किया जाए, रिसाइकलिंग पैटर्न में यूज किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पे भी फोकस किया जा रहा है कि वो भी इस तरीके से सहयोग करे। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली ने एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम से एक संकल्प अपनाया है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि सभी देशों को जो है कि क्या करना चाहिए, अपने अपने स्तर पे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये सारी पहल की जा रही है दोस्तों, तो इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हम कुछ कदम उठा रहे हैं। जैसे प्लास्टिक को पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा, और इससे होने वाले प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि वो प्लास्टिक का बैन करना शुरू करें। नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और अधिक मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ हम चक्रीय इकोनॉमी को अपनाना शुरू कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं इफेक्टिव जो है कि इकोनॉमी के साथ साथ जीडीपी को भी ग्रोथ करेंगे और प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे।
तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आज हम एनवायरनमेंट पे लगभग 10 टॉपिक कवर करेंगे जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे, ताकि अगली क्लास में हम लोग संक्षिप्त सुर्खियां पढ़ेंगे, क्योंकि अब ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जुलाई की मंथली मैगजीन से रेगुलर ये प्लान कर लिया गया है कि हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मई और जून में केवल 5 से 6 टॉपिक कवर किए जाते थे, 5 से 6 सेगमेंट, जैसे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जिसमें हम सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ देते थे, अब उनको भी कवर किया जाएगा, तो छोड़ा कुछ नहीं जाएगा इस बार से। अब अगला टॉपिक है आपका ब्लू इकोनॉमी। अभी हमने सर्कुलर इकोनॉमी देखा, तो आइए ब्लू इकोनॉमी देखते हैं। चेन्नई में G20 ECSWG तथा सदस्य देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की एक बैठक संपन्न की गई। चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत वास्तव में कई सारे सिद्धांतों का समूह है, जैसे नीली अर्थव्यवस्था के लिए निगरानी मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना और उसका कार्यान्वयन करना, वहीं महासागर संबंधी वित्त में बढ़ोतरी करना, समुद्री स्थानिक योजना के उपयोग को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण का समाधान करना और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना, देशज और पारंपरिक ज्ञान की पहचान और उनका संरक्षण करना। तो इन सभी चीज़ों का वो क्या है, एक सिद्धांत है, मतलब एक सिद्धांतों का समन्वय है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ब्लू इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें ब्लू इकोनॉमी के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, क्या क्या इससे यूज हो सकते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा हम पैदा कर सकते हैं। भाई जीवाश्मिक जो ईंधन है, फॉसिल ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, इन पे निर्भरता कम करके हम विंड एनर्जी लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, टरबाइन का प्रयोग कर सकते हैं समुद्री पानी से, मत्स्यन, मछली का पालन हम बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्री बढ़ सकती है, पर्यटन, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, समुद्र के किनारे बीच को डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। समुद्री परिवहन के माध्यम से हम छोटे छोटे देशों में आयात और निर्यात की सुविधाओं को बढ़ा दें नज़दीक स्तर पे, और साथ ही साथ इनके अपशिष्ट को प्रबंधन भी किया जाएगा। जो यहाँ पे अपशिष्ट होंगे कार्बनिक पदार्थ, उनका हम प्रबंधन भी करेंगे। तो नीली अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए कि आर्थिक वृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग को अपनाना ही नीली अर्थव्यवस्था कहलाता है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 14 महासागर, सागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से संबंधित है, ये भी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करता है। अब भारत अगर ब्लू इकोनॉमी अपनाए तो इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि भारत की ब्लू इकोनॉमी कैसे इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्योंकि भारत में नीली अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार जो कि घरेलू GDP का लगभग 4% के बराबर है, तो सोचिए 4% योगदान मिलेगा। हालांकि वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, 18 से 20%, इंडस्ट्री का सेक्टर का कितना योगदान है, 25 से 28%, सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है, लगभग 51% के आसपास होगा। तो इन सबको जोड़ लोगे 100% हो गया। अब इसमें अगर हम ब्लू इकोनॉमी को फोकस करें तो 4% और योगदान बढ़ जाएगा। वहीं विशिष्ट समुद्री क्षेत्र की बात करें तो भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी है, तट सीमा 7517, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह, 187 छोटे बंदरगाह शामिल हैं। अगर मैं भारत का एक नक्शा बना दूं, एक छोटा सा नक्शा, एक गुजरात से लेके तटीय क्षेत्रों में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो ये 3 तरफ से जो महासागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है भारत, तो इसमें ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से तो दोस्तों बहुत बड़ी संभावनाएं तलाश सकते हैं, बहुत अधिक संभावनाएं भारत के लिए, क्योंकि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास समुद्र की एक सीमा तक नहीं है। नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, लेकिन भारत के पास तो इतनी बड़ी समुद्री सीमा है। चाइना के पास देखिए, चाइना के पास है जरूर, लेकिन भारत के पास भी उससे कम नहीं है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। लेकिन वही बात है कि करना चुनौतीपूर्ण है कि नहीं, ये समझना पड़ेगा। मौजूदा क्षेत्रों के लिए लाभप्रद, जैसे व्यापार बढ़ सकता है, पोत परिवहन बढ़ सकते हैं, गहरे समुद्री खनिजों की खोज हो सकती है, जलीय कृषि व मत्स्य पालन बढ़ सकता है, समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास आदि के लिए लाभदायक हो सकता है। और अन्य लाभ की बात करेंगे तो नीली अर्थव्यवस्था से रोजगार सृजन होगा, खाद्य सुरक्षा बनेगी, आजीविका सुनिश्चित होगी, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि में हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं इससे। लेकिन बात वही आती है कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे पास चुनौतियां क्या क्या चैलेंजेस हमारे लिए। तो भारत में विशिष्ट संगठनात्मक फ्रेमवर्क का अभाव है। पहली चीज कि भाई अब तटीय गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान करना, पट्टा देना, उनका मूल्यांकन करना, इन सभी चीज़ों के लिए एक फ्रेमवर्क या कानून का अभाव है। व्यापक कानून का अभाव देखने को मिलता है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक मसौदा नीति का फ्रेमवर्क 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तैयार किया, लेकिन आज तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन या बात नहीं हुई। मापन संबंधी चुनौतियां भी हैं और अन्य चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, अति असंधारणीय मत्स्य, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण आदि, ये सारी समस्याएं हैं जिससे हम प्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं और समुद्री प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ आगे की राह निकालेंगे कि एक नोडल एजेंसी को स्थापित किया जाए जो इसी के लिए काम करे। मुख्य रूप से एक निश्चित समय अंतराल पे ऑडिटिंग होनी चाहिए, 2-2 साल पे, 5-5 साल पे सर्वेक्षण भी होना चाहिए, और राष्ट्रीय मानचित्र और डेटा नीति तैयार करो जिसमें ये देखो कि भारत की तीनों तरफ जो स्थित महासागर, हम इससे क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाए, जैसे जलीय कृषि के लिए, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री ऊर्जा, इन सभी में जो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, एफडीआई को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं नए नए रास्ते और नई नई टेक्नोलॉजी का जो हमें अभाव देखने को मिल रहा है वो सब समाप्त होगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे। माना कि करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन क्या करें, हमारे पास भी मजबूरी है कि अगर सही समय से हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जब रिवीजन नहीं करेंगे तो किसी भी करंट अफेयर्स के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि जैसे ही करंट अफेयर्स आए आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्लास हम लोग प्रोवाइड करा दें, जिससे बचे हुए अगले 20 से 22 दिन आप रिवीजन कर सकें अच्छे से और नोट्स भी बना सकें, ताकि हर महीने हम लोग 30 दिन होते हैं और एक मैगजीन आने के बाद दूसरी मैगजीन 30 दिन बाद ही आती है। तो अगर हम उसे 10 दिन 12 दिन में कंप्लीट कर दें तो आपके पास 15 से 20 दिन ऐसे बचेंगे जिसमें आप बार बार रिवीजन कर सकेंगे, क्लासेस को देख सकते हैं, उससे संबंधित जो भी डाउट होंगे वो हमसे आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो इसलिए क्लास को थोड़ा लंबा किया जा रहा है, लेकिन भरोसा रखिए आपको बोरियत नहीं होने देंगे और बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाएंगे। टॉपिक है हमारा अगला, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रेसिस बोलेंगे। G20 पर्यावरण और जलवायु संधारणीयता कार्य समूह की चौथी बैठक में इसको आरंभ किया गया। किसको आरंभ किया गया? रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। बात करेंगे तो ये उद्योग संचालित एक पहल है, क्योंकि हमने क्या किया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करा, और इकोनॉमी में क्या है, इंडस्ट्रियों का कोलिशन है, यानी इंडस्ट्री कोलिशन है, अर्थात उद्योगों के द्वारा एक संचालित पहल है जिसमें 39 कंपनियों के संस्थापक जो है कि इसमें शामिल हैं, 39 कंपनियों के संस्थापक सदस्य। बात कर लेते हैं अगर हम इससे पहले डेटा बैंक की, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 7.2 हिस्सा ही केवल सर्कुलर के रूप में चल रहा है। भारत में केवल 20% वस्तुओं का ही पुनर्चक्रण किया जाता है, और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने में भारत तीसरे नंबर पे है, जो कि वैश्विक हिस्सेदारी में 9.2 है। तो आपको पहले और दूसरे नंबर पे जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन करते हैं सबसे अधिक देश, उनके नाम बताने हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई कार्यान्वयन में तेजी लाना। किस चीज़ के कार्यान्वयन में तेजी लाओगे भाई? आप जो बात कर रहे हो इंडस्ट्री का कोलिशन हो रहा है, वो किस काम के लिए तेजी करेगा? तो पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 है उसके प्रोग्रेस में तेजी लाओ, स्पीड अप करो। पेरिस समझौते के तहत निर्धारित जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत जो लक्ष्य अपनाए गए हैं, टारगेट, उनको जो है कि फटाफट प्राप्त किया जाए। और किगाली संसाधन दक्षता संवाद रोड मैप भी तैयार किया जाए। और इसके लिए ये जो गठबंधन किया जा रहा है इंडस्ट्री कोलिशन, ये 3 स्तंभों पे काम करेगा। एक होगा प्रभाव डालने के लिए साझेदारी, दूसरा क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना, और तीसरा क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश। तो पहले तो प्रभाव डालने के लिए साझेदारी करनी होगी कि जमीनी स्तर से जुड़ी सफलता को प्रदर्शित करो। एक उद्योग द्वारा जो अपशिष्ट पैदा किया जा रहा है, किसी एक इंडस्ट्री के द्वारा जो भी अपशिष्ट निकाला जा रहा है, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम हो जाए, रॉ मटेरियल के रूप में काम करे। वहीं जो मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग को संभव बनाया जाए, जैसे असंगठित क्षेत्र में एमएसएमई और कंपनियों को शामिल किया जाए। तो ये प्रभाव डालने वाली साझेदारी करो कि जिससे इफेक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस हो, मतलब कहने का कि इफेक्टिव जो है कि हमें रिजल्ट देखने को मिले। अब बात है कि क्षमता और प्रौद्योगिकी भी तो बढ़नी चाहिए, तभी तो हम काम कर सकेंगे कि किसी एक कंपनी का वेस्टेज हम रॉ मटेरियल के रूप में कैसे यूज करेंगे। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, एफिशिएंसी होगी, उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी पिछड़ेपनों की पहचान करनी होगी और उसमें संवाद और वार्ताओं को आयोजित किया जाए। वहीं उच्च प्रभाव पैदा करने वाले मामलों की पहचान करो, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। और चक्रीय व्यवस्था में 6R का प्रयोग करो, जैसे रीडिज़ाइन करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और रिसाइकिल। इस 6R को जब अपनाओगे तब जाके आप जो है कि क्षमता और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ा सकोगे। और क्षमता बढ़ाने के लिए जो निवेश है ना, उसमें निवेश की सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करिए, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी वाली जो परियोजनाओं को रियायती स्तर पर वित्त जुटाने में आसानी हो सके। और भारत के द्वारा जो पहल चालू की गई है नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, सबसे पहले की गई राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019, और मोदी जी के द्वारा पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट। भारत को शून्य अपशिष्ट वाला देश बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। वहीं
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम की बात हो रही है, और इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण, मतलब जो स्टील है ना, अगर जो स्टील वेस्टेज हो रही है इसको आप रिसाइकिल करिए, स्क्रैप करिए, मतलब कि मॉडिफाइड करिए। और नीति आयोग और यूरोपीय संघ द्वारा संसाधन दक्षता पर भी एक जो रणनीति तैयार की जा रही है, तो ये सभी काम भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इसमें इफिशियंसी देखने को मिले। और अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट तो नहीं कहूँगा, सेकंड लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, तब हमारा एनवायरनमेंट का जो बड़ा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आईएमओ रणनीति 2023 आई है। तो आईएमओ क्या होता है समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ने पोतों या जहाजों शिप से होने वाले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रणनीति को अपनाया। अभी तक हम क्या सोचते हैं दोस्तों कि ह्यूमन एक्टिविटी या जो है कि जीवाश्मिक ईंधनों का दहन करना, इंडस्ट्री, चिमनियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाता है। क्या कभी फोकस किया आपने कि जो शिप होती हैं, जो जहाज चलाए जाते हैं पानी में, उनमें भी तो कोई ना कोई क्रूड ऑयल यूज़ किया जाता होगा, तो उनके द्वारा भी तो किसी न किसी स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जा रहा होगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भाई इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। तो इसीलिए इस पे फोकस किया गया है। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस पे चर्चा कर रहे हैं। तो समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति ने एक 80वें सत्र यानी 80वें सत्र में अपनाया गया इसको। पोत परिवहन उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की हिस्सेदारी 2.89 लगभग 3% उस हिस्सेदारी का उत्सर्जन है। और इसमें किसका किसका उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी शामिल हैं मुख्य रूप से। इन्हीं सबका मुख्य रूप से उत्सर्जन होता रहता है। इस रणनीति के मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना। कैसे कमी करोगे भाई, जरा हमें भी तो पता होना चाहिए। तो पहली चीज 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में कम से कम 40% की कमी करना, एक तो ये टारगेट होना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उच्चतम स्तर को सीमित किया जाए, या 2050 तक इसे 0 तक लेके आ जाओ, ये टारगेट कर सकते हो। नए पोतों की ऊर्जा दक्षता को बेहतर करो, जो नए नए आप शिप बनाओ, जहाज बनाओ, उसमें ऐसी एफिशिएंसी लगाओ ना ताकि कम से कम उससे जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो। और प्रौद्योगिकी को अपनाइए भाई, इनको कम करने के लिए विकल्पों का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप करिए, हिस्सेदारी को बढ़ा के 5% करो, 10% करो, ताकि शून्य उत्सर्जन की ओर हम बढ़ सकें। और समय सीमा पर समीक्षा करिए, हर 5 वर्ष पे 10 वर्ष पे समीक्षा करिए। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पे करो, जो कि पहली समीक्षा 2028 में होनी चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसमें शिप या पोत या जहाज जो होते हैं उनकी योगदान कम हुआ कि नहीं, जो वर्तमान में 2.8% है। ये आंकड़ा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक नया सेगमेंट खोजा जा रहा है जिसपे किसी का जनरली ध्यान नहीं जाता है। तो आगे देख लेते हैं, पोतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जो चुनौतियां हो रही है। पहला, नियमों और विनियमों का पालन नहीं हो रहा है, जो बाध्यकारी रूप से नहीं होते हैं। रेट्रोफिटिंग की लागत से संबंधित नवीनतम डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। पारंपरिक ईंधन को त्यागने में बाधा आ रही है, क्योंकि ईंधन के जो विकल्प है जैसे हाइड्रोजन वगैरह ये सब काफ़ी महंगे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं फॉसिल्स ईंधन पे, जीवाश्मिक ईंधन पे लगे पड़े हैं। अन्य